तो स्टार्टिंग विद सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर पेपर में देखें तो 25 नंबर का है। पेपर 2 गाला 2025 जिसका मैथ्स का बेसिक का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4s² - 4s + 1 आपको बता दो ये टेक्स्ट बुक का सम है। ओके, तो इसका हमें पोलिनोमियल्स के हमें जीरोस ढूंढने हैं। तो जीरोस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4s² - 4s + 1 = 0, इसको जीरो के साथ इक्वेट करके हम जीरोस ढूंढेंगे इसके। ठीक है, तो जीरोस ढूंढने के लिए क्या होता है, 4 × 1 करेंगे, 4 × 4, 4 1 जा 4 होगा। 4 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि 4 आ जाए। तो 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4, जिसमें से ये होगा -2 एंड -2 करके हम 4 ला सकते हैं। क्योंकि हमें -4 चाहिए, हम दोनों बार -2 का ही यूज करेंगे। विल रिप्लेस दिस स्टेप, ओके, दिस टर्म विथ -2s - 2s + 1 = 0। ये वाले टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ हम फैक्टराइज करेंगे। 4 का फैक्टर होगा 2 × 2 × s × s माइनस ये वाला जो है दैट इज 2 × s माइनस 2 × s + 1 = 0। नाउ 2 s s कॉमन, 2s इधर बचा है 2, इधर s माइनस ये पूरा चला गया यानी कि 1 कुछ नहीं बचा तो 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन निकलेगा और माइनस कॉमन निकला है तो ये वाली साइन जो है वो माइनस हो जाएगी। अदरवाइज कुछ कॉमन नहीं निकला है तो 2s - 1 = 0। अभी ये दोनों टर्म की अगर बात करें तो दैट इज 2s - 1 दोनों में कॉमन है। देखो 2s - 1 एंड 2s - 1, ठीक है, तो इसको कॉमन निकाल लिया। इधर से देखो 2s - 1 = 0। अभी ये = 0 या फिर ये = 0, सो वी हैव 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, दोनों सेम ही आ रहा है वैसे तो 2s = 1, s = 1/2 और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, s = 1/2। सो वी हैव टू आंसर्स, इसको हम अल्फा बोलेंगे एंड दिस इज योर बीटा। ये जो है हमारे जीरोस आ गए, जीरोस जो ढूंढने थे ये दोनों जीरो आ गए, अल्फा और बीटा। हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइंग रिलेशनशिप्स, ऐसा लिख देंगे ताकि पेपर चेकर को इजीली आइडिया आए कि हमने पूरा क्वेश्चंस अच्छे से किया हुआ है। तो वेरीफाई जो है इसमें दो टाइप के रिलेशंस होते हैं। एक रिलेशन होता है जिसमें सम ऑफ जीरोस बोलते हैं उसको। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अभी -b/a ढूंढने के लिए अल्फा बीटा तो हमारे पास आ गया, देखो अल्फा है ये एंड बीटा है ये। ओके, b और a ढूंढने के लिए हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा ax² + bx + c के साथ, और इससे हमें आंसर्स मिलेंगे a, b और c के। तो यहाँ पे अगर देखिए तो a = क्या हो गया 4, b = बना -4 एंड c = 1। ओके, ये सारी की वैल्यू मतलब हमें चेक करना है LHS अल्फा प्लस बीटा एंड हमारा RHS जो है दैट इज -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, 1/2 + 1/2 प्लस करेंगे 1 + 1/2 इट इज 2/2 एंड दैट इज 1। RHS में -b क्या है हमारा -4 और a क्या है 4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस इट इज 1। ये दोनों सेम हो गए दैट्स एंड इट इज वेरीफाइड। ओके, फिर वैसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसको पहले लिख देते हैं हम अल्फा × बीटा = c/a, ये रिलेशन होता है। ओके, इसमें भी सेम लेंगे हम LHS और RHS। LHS क्या है हमारा अल्फा × बीटा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, फिर आंसर इज इधर 1/4 होगा। RHS में क्या है हमारे पास c/a, RHS में क्या है c/a, तो c इधर से 1 एंड a इज 4।
तो ये दोनों सेम आ गया, देखो 1/4 हैंस वेरीफाइड, ऐसा लिख देना हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। So the next question number 26 says, find a quadratic polynomial for which the sum and product of zeros are √5 and 3/4 respectively. यानी कि √5 is the sum of the zeros and 3/4 is the product of the zeros. तो हम zeros को अगर अल्फा और बीटा बोलते हैं तो according to the sum अल्फा प्लस बीटा होगा √5 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3/4. Okay, now for the polynomial with sums and the product of the roots are given, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा, हमें फॉर्मूला याद रखना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सम है। तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमें क्या ढूंढना है, वी नीड टू फाइंड आउट द px यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है हमारी √5, तो √5 यहाँ पे लिखते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा 3/4। तो ये आपका px तो हो गया। ओके, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 आउट ऑफ 2 चाहिए इसमें, तो थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। इसके नीचे 4 है तो वो 4 को सब जगह पे लगाना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको 4 है, इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे नहीं है, तो जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे लगा देते हैं हम और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, जहां पे नीचे 4 लगाया उधर ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 4 से। सो नाउ px becomes 4x² minus 4√5x plus 3 divided by 4. So px equal to 1/4, इसको ऐसे लिखते हैं जस्ट अच्छा दिखाने के लिए, 4x² minus 4√5x plus 3. So your polynomial is this. Okay, वैसे तो इतनी ही polynomial होती है, you can write the complete answer like this, और इतना ही polynomial लिख सकते हो, डिपेंडिंग आपके स्कूल में अलग अलग सिखाया होगा, लेकिन ये एक परफेक्ट आंसर है, ये आपको 100% 2 मार्क्स दे देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का जो है वो बताता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² minus x minus 2 equal to 0 बाय फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन एक मेथड का नाम है जिससे आपको इसके रूट ढूंढने हैं। तो लेट अस फाइंड द रूट्स। 6x² minus x minus 2 equal to 0। ओके, इसमें हमें क्या करना होता है कि इसका कोफिशिएंट और द लास्ट नंबर x² का कोफिशिएंट एंड द लास्ट नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 2 हो जाएगा 12। ओके, तो 12 के अभी ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि यहाँ पे x है तो इधर x है तो हम 1x बोल सकते हैं इसको। तो 6 2 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि ये 1 आ जाए यहाँ पे। तो 12 के फैक्टर बोलेंगे हम, 12 1 12, 4 3 12, 6 2 12। दिस आर द 3 फैक्टर्स वी हैव। अभी माइनस करके, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस करके हमें -1 लाना है। तो 4 - 3, इट इज वेरी क्लियर, 12 - 1 11, 4 - 3 1 हो जाएगा। और हमें कौन सा माइनस चाहिए, माइनस में 1 चाहिए। तो बड़े नंबर के आगे हम लगाएंगे माइनस और छोटे नंबर के आगे लगाएंगे प्लस। तो दिस इक्वेशन, ये जो हमारा पोलिनोमियल है, उसको हम ये बीच वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, -4x + 3x - 2 = 0। ऐसे लिखा जा सकता है इसको। नाउ हमें इसको फैक्टराइज करना है, देयरफॉर हम इसको फैक्टराइज ही कर लेते हैं।
6 can be written as 2 into 3 and x square can be written as x into x. Similarly 4 can be written as 2 into x. ये 4x को हमने ऐसे लिख दिया, प्लस इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा है तो 3 into x, और इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा है तो 2, only 2, और 2 into 1 it is. तो यहाँ पे अगर देखिए तो हमारा 2 कॉमन हो रहा है, उसके अलावा x कॉमन हो रहा है, इधर बच गया 3 और x माइनस 2 प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिख देते हैं हम, और 3x तो था ही, माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू टर्म्स, ये वाला एक टर्म है, ये वाला टर्म है, तो इसमें से देखो आप 3x माइनस 2 और इसमें से भी 3x माइनस 2 जो है वो सेम दिख रहा है, इसलिए इसको कॉमन निकाल लेते हैं. तो 3x माइनस 2 कॉमन, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से और इसको भी इक्वेट करेंगे 0 से. सो वी हैव 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. दैटफॉर 3x इक्वल टू माइनस 2 सामने जाके प्लस हो जाएगा एंड x इक्वल टू 2/3, 3 नीचे जाएगा. तो दिस इज योर रूट, और दूसरा रूट यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 सामने जाके माइनस 1 हो गया और x इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये हो गया माइनस 1/2. ठीक है, तो दिस आर द टू रूट्स. देयरफॉर हमें क्या पूछा है, रूट्स पूछा है, तो डायरेक्टली ऐसे लिख दो रूट्स 2/3 एंड माइनस 1/3. तो ये हमारा सॉरी माइनस 1/2, ये हमारा आंसर हो गया. दिस इज द परफेक्ट एंड द फाइनल आंसर. ओके, तो ऐसे पूरा लिखना पड़ता है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 28 में ऐसा कुछ बोला है कि चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लीस्ट ऑफ द नंबर्स 5, 11, 17, 23. तो बेसिकली हमें पहले ये चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, एपी नहीं बोला है, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियरली नहीं बोला है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एपी है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा. अगर एपी होगी तो क्या होगा, उसके जो कॉमन डिफरेंसेस सेम आते हैं, यानी कि 11 माइनस 5 करो क्या आएगा 6, 17 माइनस 11 करो क्या आ रहा है 6. दैट मींस इट इज एन एपी. अगर कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों का सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंस अगर सेम आता है तो वी कॉल इट एन एपी. तो एपी तो है. ओके, अभी चेक करना है कि 301 इसके आगे जाने पे आएगा या नहीं. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आएगा, 301 ये एपी में आएगा, और इसलिए हम बोलेंगे कि n इक्वल टू an, उसका कोई n नंबर का टर्म होगा, पता नहीं कौन सा होगा, इसलिए हम बोलेंगे an, उसको बोलेंगे हम 301. यानी कि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि an यानी कि ये जो AP है इसका nth टर्म 301 है. ओके, करेंगे क्या हम एग्जैक्टली कि हम an के ऊपर से n की वैल्यू ढूंढेंगे. अभी n की वैल्यू जो है परफेक्ट नंबर आनी चाहिए. ओके, इंटीजर आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए. क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि n जो है दैट इज द नंबर ऑफ टर्म. जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, वैसे 100th टर्म हो सकता है, 101वां टर्म हो सकता है, 120th टर्म हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना. ऐसा कभी हो सकता है 2.3 टर्म नहीं है ना, सेकंड टर्म हो सकता है, थर्ड टर्म हो सकता है, वो पॉइंट में नहीं हो सकता. इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि a 301 जो है ये इसका ही सॉल्यूशन है, मतलब इसमें आएगा, यानी कि वो एक कोई n नंबर पे ये टर्म रहेगा. अगर वो n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आती है तो हम अज्यूम बोलेंगे कि हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है. अगर हमारा आंसर n का जो है वो प्रॉपर नंबर यानी कि इंटीजर आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ सही है. ओके, तो an इक्वल टू 301, इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है a बोलते हैं इसको फर्स्ट टर्म को, एंड दैट इज 5. an इक्वल टू 301, फर्स्ट टर्म इज 5. d जो कि हमने कॉमन डिफरेंस ढूंढा दैट इज 11 माइनस 5 इक्वल टू 6. अभी an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला याद करिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारा an का फॉर्मूला होता है. तो an की वैल्यू रखेंगे जस्ट 301 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू, क्योंकि n हमें ढूंढना है, इंटू 6. 5 को इधर लेके आते हैं, 301 माइनस 5 इक्वल टू ये 6 को अंदर 6n माइनस 6. 301 माइनस 5 हो जाएगा 296 इक्वल टू 6n माइनस 6. अभी ये जो माइनस 6 है इसको भी इधर लेके आते हैं,
तो 296 प्लस 6 इक्वल टू 6n, दोनों को ऐड करेंगे, वी विल हैव 302 इक्वल टू 6n, यानी कि 6n इक्वल टू हमारे पास आ गया 302। n की वैल्यू n इक्वल टू 302 बाई 6 होगा। अभी 302 बाई 6 अगर करें तो हमारा आंसर अगर फ्रैक्शन में आएगा तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, यानी कि ये टर्म नहीं है। अगर हमारा आंसर प्रॉपर नंबर आ जाएगा, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, नहीं इंटीजर नहीं आ सकता, मैंने आगे बोला इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए नेचुरल नंबर आना जरूरी है। तो 302 डिवाइड बाई 6, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, ये 2 को कैरी फॉरवर्ड किया तो ऑब्वियसली ये चला गया पॉइंट में, यानी कि फ्रैक्शन में। तो n which is not possible, ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे, which is not possible, and hence therefore 301 is not a term of AP। यहाँ पे AP जो है वो नहीं बोला गया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ओके, ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ऐसा क्लियरली लास्ट में आंसर देना पड़ेगा अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं। So next question, that is 29. It says that find the sum of first 20 terms of the AP। पहले 12 terms of AP, तो पहले 12 terms जो है उसका हमें sum ढूंढना है। तो sum के लिए फॉर्मूला है डायरेक्टली, हमें क्या करना है, पहले A D ये सब ढूंढना है। A यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ दैट AP, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म इज -37। डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -33 माइनस 37। इसको करेंगे अगर तो -33 प्लस 37, तो ये हो जाएगा 4, ओके। तो डी आ गया हमारा 4, ए इज -37, और क्या चाहिए हमें, n, यानी कि कितने नंबर का हमें प्लस करना है, तो n इक्वल टू 12। तो ये सारी वैल्यूज लेके हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। दो ही फॉर्मूला है 5th चैप्टर में बेसिकली, एक an का है और एक Sn का है। तो Sn हमें यानी कि 12 नंबर का सम हमें ढूंढना है, तो n की जगह पे हम 12 लिखेंगे, d की जगह पे 4 और a की जगह पे -37। तो 12 बाई 2 टाइम्स a है -37, यहां से लिया मैंने, प्लस n जो है दैट इज 12, यहां से लेना है, -1 इंटू d इज 4। तो S12 इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, मल्टीप्लीकेशन 35 और 37 2 जा, it is 7 minus 74, 7 2 जा 14, पावर 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 4, और एक स्टेप, S12 इक्वल टू 6 माइनस 74 प्लस 44, S12 इक्वल टू 6, इन दोनों का माइनस करेंगे तो विल हैव -30, ऐसे करना है, 74 माइनस 44 0 3 3 0 30, और बड़े नंबर की साइन आएगी, यहाँ पे बड़ा नंबर 74 है और उसके आगे माइनस की साइन है, इसलिए माइनस आएगा। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 6 3 जा 80 माइनस 180, यहाँ पे आंसर आएगा, ओके। दिस इज योर आंसर। तो हम लास्ट में लिख देंगे सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इक्वल टू -180, ये लिखना जरूरी होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 says find the distance between the points AB and -a -b। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं उसको हमें नाम देना होता है x1 y1 एंड x2 y2, एंड देन वी विल पुट द फॉर्मूला, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से पॉइंट A जो है, इसको अगर हम पॉइंट A बोलते हैं, इसको अगर पॉइंट B बोलते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला देखिए, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। इट इज
एज इजी एज दैट। ओके, सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ x1, यहां से देखिए x1 है a माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस, और x2 क्या है माइनस a, और उसके वो दोनों के ऊपर है स्क्वायर। समझ में आया? ये माइनस, ये वाला माइनस है। देखो याद रखो, जब भी आपको कोई नंबर माइनस में गिवन है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दो माइनस इकट्ठा होकर प्लस भी हो जाता है। अगर आप ये माइनस को ये माइनस के साथ कंफ्यूज करते तो शायद एक ही बार माइनस लिखते। ये माइनस फॉर्मूला वाला है और ये x2 जो है वो उसका खुद का पर्सनल माइनस है। वैसे ही y1 देखो तो y1 है यहाँ पे b माइनस y2 क्या है माइनस b होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा a प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर का बाद में देखते हैं, इधर क्या हो जाएगा b प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वल टू a प्लस ए होता है 2a स्क्वायर प्लस b प्लस बी होता है 2b स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दोनों में से 4 को कॉमन निकालते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 को अलग कर दिया और स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भी अलग कर दिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल एंड द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question, question number 31 बोलता है कि find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4 minus 3 and 8 5 in the ratio 3:1 internally. Okay, तो ये दो पॉइंट्स है। जैसे मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बना के बताऊँ आपको, तो दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। 4 minus 3 है, ये वाला पॉइंट है 8 5, और एक पॉइंट कहीं पे इधर है P, जिसका P थोड़ा साइड से ले लेते हैं इधर से, पॉइंट P यहाँ पे है जिसको हम x y को लेंगे यहाँ पे फॉर द असम्पशन ओनली। और ये जो पॉइंट है ये वाली लाइन को 3:1 में, यानी कि 3 पार्ट यहाँ पे और एक पार्ट यहाँ पे हो, ऐसे डिवाइड करता है। ओके, सो दिस रेशियो इज टर्म्ड एज, देखो रेशियो को हम बोलते हैं m:n। रेशियो को हम क्या बोलते हैं m:n, और m:n इज गिवन एज 3:1। और ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं x1 y1, और ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम x2 y2। यानी कि देयर आर 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2, और देयर इज अ रेशियो गिवन m:n इक्वल टू 3:1। इसका एक फॉर्मूला है सिंपल। This point P x y is written as mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n। ओके, तो ये फॉर्मूला को फॉलो करना है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर डन हो जाएगा। तो देख लेते हैं, चलो। तो p x y इक्वल टू, ये हमें ढूंढना है व्हाट we want to find out is the coordinates of the point, यानी कि x और y की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो m वहां से देख के बताओ, m is 3 according to this, m is 3, n is 1 and x1 y1 and x2 y2 are there। तो 3 x2 is 8 plus 1 x1 is 4, यहां से देखो divided by m is 3 plus 1। okay, similarly m here, m तो वही रहेगा 3, खाली y2 हो जाएगा 5 plus n is 1 and y1 is -3 divided by 3 plus 1। getting this? खाली वैल्यूज रखिए, यहाँ से जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज को हमें पुट करना होता है। तो pxy इक्वल टू 8 3 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, कॉमा 8 3 24, 4 1 4, 3 plus 1 4,
5 3 are 15 plus minus minus 3 1s are 3 divided by 4. So p x y equal to 28 by 4. इन दोनों का सम 24 plus 4 हो गया 28 by 4 and this is 12 by 4. So p x y equal to 7 comma 3. Okay, 4 7s are 28, 4 3s are 12. तो 7 comma 3. Therefore यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन इसको जैसे पूछा है वैसे लिखना पड़ता है। आप लोग जल्दी जल्दी में इतना छोड़ के आ जाते हो तो कोई एग्जामिनर चाहे तो मार्क्स काट सकता है, क्योंकि ये पी एक्स वाई किसने अज्यूम किया? आपने, हमने। ओके, पी एक्स वाई कहीं पे बोला है क्वेश्चन में? नहीं, हमने अज्यूम किया और हम ही उसका आंसर लेके और हम बोल रहे हैं कि आंसर आ गया। नहीं, क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of the point are, ऐसा क्लियरली लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू वांट द फुल मार्क्स, पूरा मार्क्स चाहिए तो ऐसा क्लियरली लिखना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो इट्स ओके, यहाँ पे छोड़ दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question number 32 says given 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हो चुके हैं, पहले भी आपको मैं बता दूं कि इसकी बहुत सारी मेथड्स हो सकती है। मैं एक मेथड से कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल है। ओके, आपको क्या लगता है वो आप डिसाइड करना। तो 15 cot A इक्वल टू A, यानी कि cot A इक्वल टू 8/15 ऐसा हुआ। अभी cot A क्या होता है? cot A होता है, उसको अगर आप जानते हो अच्छे से तो cot A होता है cos A by sin A इक्वल टू 8/15। ओके, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो cot A को क्या बोल सकते हो? एडजेसेंट बाय अपोजिट, एडजेसेंट बाय अपोजिट। जैसे tan A होता है ओपो बाय एडजेसेंट, वैसे cot A होता है एडजेसेंट बाय अपोजिट। अभी देखो ये cot sin ये सारी चीजें जो है दे आर ओनली फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं तो एडजेसेंट क्या होगी? अगर ये मेरा थीटा इधर है तो एडजेसेंट साइड इज द क्लोजेस्ट साइड टू थीटा, तो ये हो गया 8। ओके, एडजेसेंट के अकॉर्डिंगली ये हो गया 8। अपोजिट साइड क्या है? तो अपोजिट इज द थीटा के सामने वाली साइड, और ये हो गई 15। ओके, एंड इफ यू नो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट this will become 70। there are only 4-5 Pythagorean triplets that you will remember। ओके, बता दूं आपको कि 3-4 ही है, जैसे 3 4 5। मैं यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिख रहा हूँ, आप याद कर लेना अच्छे से, बहुत काम आएगी है। तो 3 4 5 यहाँ पे जैसे है 8 15 17 7 24 25 6 8 10। ओके, और एक आध होगी तो ठीक है, इनफ 6 8 10 8 15 17 एंड हाँ, और एक है 5 12 13। तो ये 4-5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से याद कर लो। अगर दो साइड मतलब दो छोटी साइड्स, ये 8 and 15 आ गई, 8 and 15 आ गई, और तो हमने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे 17 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज 17। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये हो गया 17। अभी हमें क्या क्या ढूंढना है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। ओके, तो A यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है, दिस एंगल इज नॉट थीटा, हमने यहाँ पे A रखना है। तो A यहाँ पे है, इसलिए साइन A क्या होता है? साइन A होता है ऑपोजिट बाय हाइपो। तो ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए चलेगा। साइन A इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपो। ऑपोजिट क्या है? एंगल की ऑपोजिट जो है दैट इज 15 एंड हाइपो इज 17। तो ये हो गया साइन A। दूसरा क्या पूछा है? सेक A। तो इसका भी जो है नोटेशन क्या होता है? हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो सेक A अकॉर्डिंग टू ये देख के बताओ, एडजेसेंट हाइपो यानी कि द लंबी लाइन 17 एडजेसेंट इज 8। तो ये हो गया आंसर। ओके, छोटी सी मेथड है, अगर आपको ये चीजें पता है तो। अगर नहीं भी पता है तो आप 17 को भूल जाइए और यहाँ पे कर दीजिए पाइथागोरस का थ्योरम। ओके, ए बी सी करके वो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर करके ए सी की लेंथ ढूंढ लीजिए, 17 ही आएगी।
ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर बताए तो कैन डू डायरेक्टली। ओके, हाँ मार्क्स मिलेंगे क्योंकि दिस इज नॉट योर कोर। ओके, आपका कोर क्या है, यहाँ पे साइन ए और सेक ए की वैल्यू ढूंढना, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट AC इक्वल टू 70। यहाँ पे सीधा लिख दीजिए चलेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट मत लिखना, पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। ओके, तो थोड़ा काम शॉर्ट में निपट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है इवैल्यूएट sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में एक टेबल है जिसमें सारी वैल्यूज 30, 45, 60, 90, 0 ये सारी वैल्यूज जो है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए दी गई है, तो वो टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो वही टेबल से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो sin 30 होता है 1/2, cos 45 होता है 1/√2 प्लस cos 30 होता है √3/√3/2 एंड sin 45 होता है 1/√2। ओके, तो दीज आर द वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज आर दैट। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधी वैल्यूज पुट करनी है। हाँ, अभी कुछ जो करना है अभी वैल्यूज पुट करने के बाद, लेकिन अगर आपको वैल्यूज नहीं आती है तो इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्लियर? तो इट विल बी 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √3 1 √3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी देखो नीचे का दोनों में सेम है तो हम उसको कॉमन में लिख देते हैं। एलसीएम इट इज ऑलरेडी देयर, एलसीएम पहले से निकला हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे हो गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा बोला जाता है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। चलो हम क्या करेंगे 1 तो ये जो स्क्वायर रूट है उसको हटाने के लिए नीचे स्क्वायर रूट 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, इसको कुछ बोला जाता है, ना इसका नाम क्या है, कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, लेकिन आपको 9th में कुछ आता था, रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। √2 सामने आ गया, √2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2, एंड √2 into √2 इज स्क्वायर 2। ओके, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 इज 2। ये वाला 2 इधर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके आ गया ये 2। सो योर आंसर इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4। दिस इज योर परफेक्ट एंड द करेक्ट आंसर। इसमें आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट करके हमने आंसर दे दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34 says that a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ऐसा बोल रहा है कि ये ग्राउंड है, ओके, और ये ग्राउंड के ऊपर एक पोल लगाया गया है। यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा पोल है, इसके टॉप से बांधा हुआ एक रोप है जो ग्राउंड पे इधर अच्छे से टाइट कर दिया गया है, और एक सर्कस आर्टिस्ट जो है ही इज क्लाइंबिंग दिस रोप लाइक दिस। ओके, ये ऊपर ऐसे चढ़ रहा है। गेटिंग दिस? ओके, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। हमें क्या ढूंढना है, हाइट ऑफ द पोल, यानी कि h, ये पोल की हाइट ढूंढनी है, और रोप ने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया दैट इज गिवन एज 30 डिग्री। ओके, रोप की लेंथ क्या है, लॉन्ग रोप दैट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि ये जो रोप है उसकी लेंथ इज आल्सो गिवन दैट इज 20 मीटर। अभी इसी डायग्राम को अगर आप कंसीडर करो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एज यू कैन सी, देखो है ना, इधर एंगल है 30, दिस इज योर एच एंड दिस इज 20 मीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। तो सिंपल है, देखो क्या ढूंढना है आपको, एच। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है इधर 90 डिग्री बना के, तो 30 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम अपोजिट साइड, दिस इज योर अपोजिट साइड। ओके, एंड दिस इज योर हाइपो। तो आपके पास
साइन कॉस टेन में सिर्फ कुछ ऐसा है जिसमें हाइपो और अपोजिट साइड आ जाती है, साइन में आती है, राइट। तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा, ऑपोजिट बाय हाइपो। देयरफॉर साइन थीटा, थीटा कितना है इधर, एंगल कितना है 30 डिग्री, राइट। तो 30 रख दिया हमने, अपोजिट साइड यानी कि ये वाली साइड, एंड दैट इज h गिवन, हाइट ढूंढनी है हमें, एंड अपोजिट साइड इज गिवन दैट इज 20। अभी साइन 30 की वैल्यू क्या है बताओ, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू h अपॉन 20। ये 20 को सामने ले लेते हैं तो 20 1 जा 20 डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ रहा है, ये 20 सामने आएगा, 20 1 जा 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू h। Therefore h equal to 20/2 and hence h equal to 10 मीटर। तो हमारा जो हाइट ऑफ द पोल है, पोल की हाइट क्या आई हमारी 10 मीटर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर से बता रहा हूँ, इधर जो भी पूछा है उसी का आंसर देना है। h हमने अज्यूम करना किया है तो h की वैल्यू लाना, दैट इज नॉट आवर आंसर। आंसर क्या है, पोल की हाइट क्या है, ओके, व्हाट इज द, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो वो लिखना है हमें, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। ये सेंटेंस लास्ट में लिखना बहुत ही जरूरी है, ओके। तो ये था, आप ऐसे ही ये डायग्राम वायग्राम बना सकते हो। ये सिर्फ यही वाला डायग्राम बनाया तो भी चलेगा, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ये इनफ रहेगा। लेकिन यूज पेंसिल एंड स्केल फॉर मेकिंग द डायग्राम्स, ओके। हाथ से पेन से डायरेक्टली बनाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स कटेंगे, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वो बोलता है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस दिस माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। मतलब एक कोन है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है, तो ये एक हेमिस्फीयर बना लिया हमने और उसके ऊपर एक कोन बना लिया। अ टॉय इज लाइक दिस, जिसमें कोन की रेडियस जो है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर यहां से हम कंसीडर करें तो इट इज 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम 35/10 लिख लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन अ लिटिल बिट इजी हो जाए। दूसरी चीज है द लेटरल हाइट ऑफ द कोन इज 12.5। लेटरल हाइट यानी कि ये क्रॉस वाली जो हाइट होती है उसको बोला जाता है लेटरल हाइट, एंड दैट इज गिवन एज 12.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 12.5 की जगह पे 125/10 सेंटीमीटर। फ्रैक्शंस में से उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट, डेसिमल में से उसको डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 वाले में कन्वर्ट करना इजी रहता है कैलकुलेशन के टाइम पे, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर आपको फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल्स में काम करना अच्छा लगता है, यू कैन गो अहेड। हाँ, तो हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू TSA, ओके, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू, देखो इसमें सरफेस एरिया क्या होता है, जहां पे आप हाथ लगा सको। जैसे टॉय है तो इसके ऊपर कहाँ पे हाथ लगा सकते हो आप, ये जो कोन है उसको ऐसे पकड़ के घुमा सकते हो, ऐसे, है ना। तो ये कोन के ऊपर हाथ घुमा सकते हो, दैट मीन्स इट इज द सरफेस एरिया। और दूसरा ये जो नीचे है उसको भी ऐसे पकड़ सकते हो, नीचे से ऐसे हाथ जितनी बार ऊपर के और घुमाना है तो घुमा सकते हो, राइट। तो ये दोनों यानी कि कोन का ये वाला एरिया जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको सीधे से भी बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस नीचे भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब कोन का ये वाला एरिया और ये जो नीचे हेमिस्फीयर है उसका भी ये वाला एरिया, तो ये दोनों मिला के हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बनेगा। तो इसका भी फॉर्मूला है, ऑब्वियसली मैथ्स है तो फॉर्मूलाज तो रहेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो यहाँ से πr और यहाँ से πr कॉमन ले लेते हैं हम, इधर बच गया L, इधर बचा है 2 और एक r चला गया तो एक r रह गया। नाउ अगर क्वेश्चन के अंदर कहते बोला होता है कि पाई इक्वल टू 3.14 लो, देन ओनली वी विल टेक 3.14, अदरवाइज इन ऑल केसेस हम लेंगे पाई इक्वल टू 22/7। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू लेनी है 22/7,
R इज गिवन 35/10, L क्या है 125/10 प्लस 2 इंटू R क्या है 35/10। तो 22/7 इसको कैंसिल करते हैं, देखो कैंसिल देखिए 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा 22। फिर से एक बार करके दिखाता हूँ ये चीज को मैं, फिर से देखिए आप 22/7 इंटू 35/10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा, तो सामने आ गया 11 ओनली। इन दोनों का अगर प्लस करते हैं तो आ जाएगा 125/10 प्लस 35 2 जा 70/10। ओके, आगे 11, इन दोनों में देखिए 10 10 कॉमन है नीचे, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 10 लगा देते हैं और ऊपर हो जाएगा 125 प्लस 70, 11 इंटू ये बनेगा 195/10। अभी क्या करना है 195 इंटू 11 करके डिवाइड बाई 10, यानी कि एक फ्रैक्शन कट करेंगे। तो कहीं पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशन 195 इंटू 11, 195 इंटू 11, तो 0 195 एंड 195, 5 14 पावर 1 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 पावर 1 2, तो इट इज 2145 डिवाइडेड बाय 10। 10 की वजह से एक पॉइंट कट होगा, दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। लेकिन मैंने जैसे बोला है कि ये सफिशिएंट नहीं रहता है, परफेक्ट आंसर नहीं बोला जाता है, क्योंकि क्या पूछा है TSA ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे लिखेंगे हम therefore TSA ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, ये वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question, question number 36, it says that a tent यानी तंबू is in the form of a cylinder of diameter and height this, surmounted by a cone and of equal base and height 6 मीटर। मतलब ऐसा एक तंबू है जिसका जो बेस है, मतलब नीचे एक कोन लगा हुआ, सिलेंडर लगा हुआ है, ऐसे देखिए एक सिलेंडर है ऐसे, ओके, और उसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है ऐसा। फिर से एक बार, टेंट इज द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। अभी सिलेंडर का डायामीटर इज गिवन, तो सिलेंडर का डायामीटर यानी कि ये, एंड दैट इज 4.2 मीटर। हमें चाहिए होती है रेडियस फॉर द कैलकुलेशन, तो 4.2 के बाद डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, इसका आधा लेना पड़ेगा। ओके, तो कैंसिल आउट करेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 2.1, 2 2 जा 4, 0.2 1 जा 1, तो 2.1 इक्वल टू 21/10 मीटर। ओके, द थिंग्स आर गिवन इन मीटर, तो हमें यूनिट जो है लास्ट तक फॉलो करना होगा। तो r इक्वल टू 2.1 इक्वल टू 21/10 मीटर, डायमीटर दिस एंड हाइट 8 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज 8 मीटर, सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ इक्वल बेस, बेस का इक्वल है यानी कि रेडियस दोनों की सेम है, एंड हाइट 6 मीटर। तो हाइट ऑफ कोन हमें अलग से लेना पड़ेगा एंड दैट इज 6 मीटर, इसलिए मैंने h कोन और h सिलेंडर अलग से लिखा हुआ है। आप भी ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट क्या ढूंढना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। टेंट के अंदर कितनी एयर आ सकती है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब कोन के अंदर जितनी हवा आएगी उसके ऊपर सिलेंडर में जितनी हवा आएगी, उन दोनों का प्लस करेंगे, हमारे पास टोटल कितनी हवा अंदर रह सकती है वो मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और एच यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम, कोन का। और इधर अगर देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच ओनली, लेकिन यहाँ पे सिलेंडर रहेगा। ओके, तो हम इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, इधर बच गया एच
कोन बाय 3 प्लस एच सिलेंडर ओनली, नीचे कुछ नहीं है देखो। ओके, तो पाई की वैल्यू और कुछ लेने को बोला नहीं है हमें, तो हम यही वैल्यू लेके चलेंगे। तो इट इज 22/7 और आर स्क्वायर है तो हम रेडियस को दो बार लिख लेते हैं, दैट इज 21/10 इंटू 21/10। ओके, ये हो गया हमारा आगे वाला। पीछे वाले के लिए एच कोन की हाइट क्या है 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एच सिलेंडर है 8। तो इसको कैंसिल करते हैं, देखो 7 3 और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो इट इज 22 इंटू 3 इंटू 21 और यहाँ पे कैंसिल अगर करें तो 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8। सो नाउ अभी इसको क्या लिखेंगे हम, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन में एक छोटा सा कर देते हैं इसको। 22 3 होगा 66 इंटू 21 और इसके साथ 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। ओके, एक चीज रह गई, देखो यहाँ पे नीचे जो 10 इंटू 10 था वो रह गया, तो ऐसा कुछ मिस ना हो जाए उसकी अच्छे से ध्यान रखना। मेरे से मिस हो जाएगा तो चलेगा, आप लोग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर साइड में ले लें इसको, तो 22 इंटू 3 हो जाएगा 66 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 और सामने 2 प्लस 8 हो गया 10। तो एक 10 तो कैंसिल हो गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 10 करना है हमें, तो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं 66 इंटू 21, तो 0 1 6 6 1 6 6 2 12 6 2 12 plus 1 13, तो 6 8 3 1 1386 by 10 and that is 138.6 मीटर क्यूब। ओके, हमारे जो यूनिट्स है वो भी मैटर करते हैं, तो यूनिट्स लिखना मत भूलना। तो फाइनल आंसर इज वॉल्यूम ऑफ, इसको बॉक्स बना देना है फिर बाद में लिखना है, वॉल्यूम ऑफ टेंट इज 138.6 मीटर क्यूब एंड दिस विल बी अ परफेक्ट 100% करेक्ट आंसर जो आपको पूरे मार्क्स देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी, 37 नंबर का क्वेश्चन। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशंस में कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सम डेटा इज गिवन टू अस, a equal to 32.5 sigma fi 35 ui fi ui minus 23 and h equal to 5, find the mean। तो fi ui बोला है इधर, तो मीन का फॉर्मूला, मीन को हम x बार बोलते हैं, मीन वो होता है x बार। ओके, तो x बार लिखो या मीन लिखो, इट इज ओके, दोनों चीजें सेम है। अगर चाहिए तो ऐसा लिख दो, मीन इक्वल टू x बार इक्वल टू, फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। बस ये सारे डेटा यहाँ पे उतारने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सो a इक्वल टू 32.5 प्लस सिग्मा fi ui माइनस 23 सिग्मा fi 35 एंड h इक्वल टू 5। थोड़ा बहुत कैंसल आउट जो हो सकता है हम कर लेते हैं, तो 5 7 35 हो गया। बस अभी ये प्लस माइनस 23/7, इसको हम डिवाइड साइड में कर लेते हैं। 23 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 21, 2 बच गया। अगर यहाँ पे कुछ है नहीं तो पॉइंट लगेगा और 0 ऐड होगा। 7 2 14 बच गया 6 और एक 0, 7 8 56। ये चलता जाएगा, मतलब डॉट 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 आगे चलता ही जाएगा। तो हम यहाँ पे 32.5 माइनस 23/7 का जो आंसर है दैट इज 3.28 यहाँ से आया है, ठीक है। और ये हमारा आंसर जो है इसको हमें माइनस करना है, यानी कि हम माइनस अगर करें तो 32.50 माइनस 3 पॉइंट, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जब फ्रैक्शन वाला और डेसिमल्स वाली चीजें होती है उसका जब प्लस माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए।
तो यहाँ पे जैसे 32.5 है तो 3.28 एग्जैक्टली पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ओके, तो इसको कैंसिल करते हैं, 10 ये कैंसिल होके हो गया 4, 10 माइनस 8 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, इसको कैंसिल करके 12 और ये बन गया 2, 12 माइनस 3 इज 9, 2, इट इज 29.22। Your x bar for the given data is 29.22। इसको अगर अलग से मीन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि in usual notations as they said, in usual notation मीन को x bar ही बोला जाता है। ओके, तो x bar इक्वल टू 29.22। तो ये था हमारा सेक्शन बी जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट चलिए चलते हैं सेक्शन सी की ओर।